एक समय की बात है, एक गांव में बहुत पुराना बड़ा सा घर था। पूरे गांव में ये घर भूतिया खानदान के नाम से जाना जाता था। कोई भी गांव वाला उसके आगे से निकलने में बहुत डरता था। आधी रात होने पर उस घर से डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती। एक दिन रमेश नाम का लड़का शहर से अपने भाई के घर गांव आता है। रमेश वहां से गुजर रहा होता है कि एकदम वो चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। ए रमेश, कहाँ जा रहा है? जरा बात तो सुन। मैं इतने बड़े घर में अकेली रहती हूँ, तुम आ जाओ, हम मिलकर रहेंगे, बहुत मजा आएगा। अरे अरे, ये तो चुड़ैल है। ये यहाँ कैसे आ गई? भागो रे भागो। हाय मम्मी, मुझे बचा लो। ए रुक जा, जाता कहाँ है? मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। अरे मर गया। रमेश फौरन भागना शुरू कर देता है। अरे कोई तो बचाओ, मुझे बचाओ। फिर वो तेज और बहुत तेज अपने भाई के घर की ओर भाग जाता है। अरे भाई दरवाजा खोलो, महेश भाई दरवाजा खोलो जल्दी। अरे भाई, कौन है जो इतनी रात को दरवाजा पीट रहा है? जाओ कविता, तुम्हारा ही भाई होगा, वही ऐसे आता है। अरे जी, क्या कहा आपने मेरे भाई के बारे में? जरा अपनी आंखों का इलाज करवा लो, ये आपके भाई साहब पधारे हैं। बड़े आए। ए पागल औरत, वो शहर से बहुत सारी सोने की गिन्नियां लाया है ताकि यहाँ मेरे पास संभाल कर रख सके। क्या कह रहे हो जी? तो ऐसे बोलो ना कि लक्ष्मी पधारी है। मैं अभी आई लक्ष्मी जी। कविता खुशी से चूर दरवाजे की ओर बढ़ती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है, रमेश बहुत डरा हुआ खड़ा होता है। अरे भैया, आपका गांव तो बहुत ही डरावना है, यहाँ ऐसे स्वागत होता है क्या? पर हुआ क्या है, ये तो बता, इतने घबराए हुए क्यों हो? महेश अपने भाई की हालत देखकर उससे पूछता है। क्या बताऊं भैया, यहाँ पर भूतों का वास है क्या? मैं तो घर की ओर ही आ रहा था, लेकिन जिस रास्ते से आ रहा था वहाँ एक बड़ा सा खंडरनुमा घर था, और जैसे ही मैं उसके आगे से निकलने लगा, वहाँ मुझे एक चुड़ैल दिखाई दी। वो मुझे बुलाने लगी। क्या कह रहे हो भाई? महेश रमेश की बात सुनकर कहता है, तुम्हें वहां से नहीं आना चाहिए था। वहां से जो भी निकलता है गायब हो जाता है। नहीं भैया, मैं तो वहां रुका ही नहीं। जैसे ही वो चुड़ैल मैंने देखी, मैं वहां से फौरन भाग गया। चलो अब सब ठीक है, तुम घबराओ नहीं। हम कल ही जाकर इन गिन्नियों को महफूज जगह पर छुपा देंगे। और फिर अगले दिन सुबह होने पर, चलिए महेश भैया, इन सारे सोने की गिन्नियों को किसी महफूज जगह पर छुपा दें जहां ये सुरक्षित रहें। फिर वो दोनों भाई इन सारी गिन्नियों को लेकर घर से निकल जाते हैं। घर से बाहर निकलकर महेश रमेश को कहता है, देख भाई, रास्ते में वही घर आएगा, तुम डरना मत और चौकने रहना। जहां हमें जाना है वो रास्ता वहीं से गुजर कर आता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नहीं भैया नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे भाई, कुछ नहीं होगा, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर इतना बोलकर दोनों भाई निकल जाते हैं। और जब वो खंडर आता है तो वो दोनों बहुत डर जाते हैं। वहां से बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। भैया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कौन हो तुम दोनों? अब तुम दोनों नहीं बचोगे। एकदम वो चुड़ैल उन दोनों के सामने आ जाती है, और वो चुड़ैल खौफनाक हंसी हंसने लगती है। भैया, अब हम क्या करेंगे? ये चुड़ैल तो बिल्कुल हमारे सामने खड़ी है। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम मेरे पीछे आ जाओ। महेश रमेश को अपने पीछे छुपा लेता है। फिर वो चुड़ैल अपना डरावना लंबा सा हाथ बढ़ाकर महेश को निगल लेती है। भैया, रमेश डरकर चीखने लगता है और साथ ही भागना शुरू कर देता है। नहीं तो ये चुड़ैल मुझे भी खा जाएगी, मुझे किसी की मदद लेकर आना होगा। रमेश भागकर वापस गांव जाता है। भाभी, दरवाजा खोलिए भाभी। ए रमेश, तुम वापस भी आ गए, और ये तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? भाभी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो खंडर वाली चुड़ैल भैया को साबित ही निकल गई। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो?
कविता रोते हुए बोलती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता भाभी, मैं सच कह रहा हूँ, वो चुड़ैल भैया को निकल गई है। मैं किसी तरह भागकर आ गया ताकि मदद लेकर आ सकूं। फिर कविता घर के अंदर जाती है और सोचने लगती है कि अब क्या करूं। इतने में रमेश कुछ गांव वालों को भी इकट्ठा कर लेता है। फिर कविता, रमेश और सब गांव वाले उसी खंडर के पास जाते हैं। अरे ओ चुड़ैल, बाहर निकल। कविता गुस्से से चुड़ैल को आवाज लगाती है, मेरे पति को खा गई तू, हिम्मत है तो बाहर निकल। अरे भाभी क्या कर रही हो आप, डर नहीं लग रहा क्या? देवर जी डर तो बहुत लग रहा है, पर अपने पति को बचाने के लिए मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं। इतने में वो चुड़ैल वहां आ जाती है। सब गांव वाले बहुत डर जाते हैं। मुझे बचा लो मम्मी जी, मुझे बचा लो, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। उन्हीं में से एक गांव वाला डर के मारे चीखने लगता है और वावेला शुरू कर देता है और कविता की ओर मुड़कर कहता है, कविता बहन, आपके पति तो इस चुड़ैल के पेट में है, आप भी अंदर चली जाओ, दोनों साथ में खुशी खुशी मजे करना। मैं मरना नहीं चाहता। बहन जी नमस्ते, मैं तो जा रहा हूँ, ये तो बहुत ही खतरनाक चुड़ैल दिखती है। फिर वो सभी गांव वालों की तरफ मुड़कर कहता है, आप सब भी यहाँ से भाग जाओ और अपनी जान बचाओ, बेकार में हम इनके साथ आ गए। कविता गुस्से से कहती है, डरपोक कहीं का, चल भाग यहाँ से। और सब गांव वाले भी चुड़ैल को सामने पाकर भाग जाते हैं। अरे रुको गांव वालों, कहाँ भाग रहे हो? बहुत दिनों से भूखी हूं मैं। चुड़ैल खतरनाक अंदाज में बोलती है, ए चुड़ैल, इन्हें छोड़, इधर देख, मैं यहीं खड़ी हूं, मैं तुझसे नहीं डरती, समझी तूने मेरे पति को निगल लिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे अरे भाभी, ये क्या कर रही हो? आराम से बातचीत करके भी मामला निपटाया जा सकता है। रमेश अपनी भाभी को समझाता है, तू तो वही है ना जो यहाँ से बचकर भाग गया था, उसे छोड़, पहले मुझे खा। और देवर जी आप दूर हट जाइए। कविता रमेश को साइड पर कर खुद चुड़ैल के आगे खड़ी हो जाती है और रमेश एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। ए पागल औरत, तुझे भी मरने की ज्यादा जल्दी है क्या? मैं तुझे भी तेरे पति के पास पहुंचा दूंगी। हाँ तो खा ना, मुझे डर क्यों रही है? कविता उस चुड़ैल के और करीब होकर बोलती है। फिर उस चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कविता को भी मुंह में डालकर निगल जाती है और कविता भी उस चुड़ैल के पेट में पहुंच जाती है। अजी आप ठीक तो है ना? अरे कविता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं यहाँ कैसे नहीं आती? मेरी लक्ष्मी जी जो आपके पास थी। हे राम राम, ये क्या कह रही हो? तुम्हें अभी भी गिन्नियों की पड़ी है। महेश उसकी तरफ देखता हुआ बोलता है। तभी कविता अपनी पीछे छुपी एक मूर्ति निकालती है जो उसने छुपाकर अपने पास रख ली थी। भगवान हमारी रक्षा करो, मैं आप पर ही विश्वास करके चुड़ैल के पेट में आ गई, बस अब आप ही रक्षा कर सकते हो। वाह कविता वाह, ये तुमने बहुत ठीक किया, मूर्ति अपने साथ ले आई, अब तो इनका ही सहारा है। महेश और कविता भगवान की जय हो करने लगते हैं। अचानक उस मूर्ति में से रोशनी निकलने लगती है। रोशनी बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि चुड़ैल दर्द से चीखने लगती है, पर रोशनी है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती। जैसे जैसे रोशनी बढ़ती जाती है वैसे वैसे चुड़ैल का पेट भी भरने लगता है। ए भगवान, मुझे माफ कर दो, ये दर्द तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। चुड़ैल बहुत जोर जोर से चीखने लगती है, पर वो रोशनी बढ़ते बढ़ते चुड़ैल के पेट में ही फैल जाती है और अचानक से चुड़ैल का पेट फट जाता है और उसका अंत हो जाता है। चुड़ैल के पेट के फटते ही कविता और महेश भी आजाद हो जाते हैं। जाती सर्दियों की एक बहुत सर्द रात थी जब टैक्सी ड्राइवर अपनी आखिरी सवारी छोड़कर अपने घर की ओर जा रहा था। साथ में वो कुछ गुनगुना भी रहा था कि अचानक ही उसका फोन बजने लगता है। हाँ बोल सुमित, अबे कहाँ है रे तू? बस अभी आ रहा हूँ, अभी लास्ट पैसेंजर को भगवान नाके के पास छोड़ा है। आगे से सुमित बोलता है, अरे भगवान नाका, अभी तो आधा घंटे का हाईवे का ड्राइवर बाकी है। आगे से टैक्सी ड्राइवर बोलता है,
चलेगा, मस्त मौसम है। और अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए बोलता है, रात की पार्टी का प्रोग्राम तो सॉलिड है ना? हाँ हाँ वो तो सॉलिड है, पर तू संभल कर चलना, संभल कर। संभल के क्यों? वो दो सर वाली, वो है ना वो कौन यार? दो सर वाली। और साथ ही सुमित हंसने लगता है। तुम लोग भी ना, चल मैं आता हूँ। इसके साथ ही वो फुल फोकस से अपनी गाड़ी चलाने लगता है, क्योंकि सामने सड़क पर धुंध भी हो रही थी कि अचानक उसे इस वीरान सड़क पर एक औरत साड़ी पहने हुए दिखाई देती है, जिसने अपना घूंघट गिरा रखा था। अबे ये कौन है? खैर मुझे क्या, मेरा तो ये छुट्टी का टाइम है। पर वो औरत अचानक उसकी टैक्सी के सामने आ जाती है, उसे जिसकी वजह से उसे एकदम ब्रेक लगाना पड़ता है। गाड़ी के रुकते ही वो औरत खिड़की में मुंह डालकर बोलती है, जी प्लीज़ प्लीज़ मुझे ज़रा स्टेशन तक जाना है। सॉरी मैम, अब तो मेरी गाड़ी बंद हो चुकी है। देखें प्लीज़, गाड़ी कैसे बंद हो सकती है? आप भी तो उसी तरफ जा रहे हो, मैं कहीं और जा रहा हूँ। सॉरी, आप कोई दूसरी गाड़ी देख लीजिए। प्लीज़ ड्राइवर, मैं यहाँ बहुत देर से रुकी हुई हूँ, प्लीज़। टैक्सी ड्राइवर उस औरत को देखकर सोच में पड़ जाता है। ये औरत जवान भी है और खूबसूरत भी। इस तरह वीरान सड़क पर अकेली खड़ी रही तो उसके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। मैं कम से कम इसे हाईवे तक ही छोड़ देता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, स्टेशन तक छोड़ दीजिए। ठीक है, पर मैं आपको हाईवे तक ही छोड़ूंगा। ठीक है जी। और साथ ही वो गाड़ी का गेट खोलकर बैठ जाती है। थैंक यू जी, अगर आपकी गाड़ी नहीं आती तो मैं पता नहीं कब तक यहाँ खड़ी रहती और पता नहीं क्या करती। नो प्रॉब्लम कहकर टैक्सी सवार ध्यान से गाड़ी चलाने लगता है। वो औरत अपने दोनों हाथों को ठंड की वजह से आपस में मसल रही होती है। मिरर में देखता टैक्सी ड्राइवर उसे ऐसा करते देखकर बोलता है, अचानक से कुछ ठंडक बढ़ गई है। पर वो औरत बिना कुछ बोले कुछ पढ़ रही होती है। ड्राइवर बड़ा उच्छम्पित होता है उसे ऐसा करते देखकर और पीछे मुंह करके बोलता है, आपने मुझसे कुछ बोला? पर वो औरत वैसे ही बिना कुछ बोले गर्दन झुकाए कुछ पढ़ रही होती है। टैक्सी ड्राइवर को बहुत घबराहट होने लगती है। वो फिर इस औरत से पूछता है, मैम क्या आप रेडियो सुनेंगी? और कहने के साथ ही रेडियो चला देता है। नींद का वक्त है और ठंड का मौसम। मैं रेडियो स्पाइस पर आपका आरजे वरुण आपका स्वागत करता हूँ। पर गानों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट। हाईवे पर सभी चलने वाले यात्री सतर्क रहे। भगवान नाके के पास एक और टैक्सी ड्राइवर की लाश मिली है। ये सुनते के साथ ही टैक्सी ड्राइवर का रंग खौफ से पीला पड़ जाता है और वो मिरर में इस औरत को देखने लगता है। ये इस रास्ते की तीसरी अनजान मौत है। ये इस हफ्ते की तीसरी मौत है। इस सड़क पर दो सर लेने वाली चुड़ैल क्या एक अफवाह है या हकीकत, ये तो समय ही बताएगा। और गौर से सुनता अनाउंसमेंट ड्राइवर अपना सर खुजाने लगता है। अरे दो सर वाली जो सुमित बोल रहा था, ये रेडियो पर भी आ गया। वो खौफ से जर्द चेहरा लिए फिर पीछे मुड़कर देखता है। वो औरत वैसे ही घुटनों पर सर गिराए कुछ पढ़ रही होती है। मैम आप ठीक तो हैं? पर उसे आगे से कुछ जवाब नहीं मिलता। वो फिर सामने देखकर परेशानी से सर खुजाने लगता है। भला ये औरत कौन है? कहीं यही तो कहकर वो फिंगर अपनी मुंह में डाल लेता है। मैम आपने कितना आगे जाना है? पर आगे से फिर वही खामोशी। फिर वो अपनी गर्दन घुमाकर आगे करके मिरर में देखने लगता है, जहां वो औरत गोद में हाथ धरे बैठी होती है और उसके बराबर में होता है परस, और परस के नीचे खून ही खून बह रहा होता है। वो ये देखकर पहले से भी ज्यादा घबराहट का शिकार हो जाता है। फिर खौफ से पलटकर बोलता है, मैम अरे ये क्या, कहाँ फंस गया मैम प्लीज आप उतर जाइए। मैं यहाँ पर नहीं उतर सकती, वो बड़ी अजीब आवाज में कहते हुए साथ ही उसके कंधे पर हाथ रख देती है। उसके हाथ कंधे पर रखते ही टैक्सी ड्राइवर की गाड़ी उससे बेकाबू हो जाती है और एकदम बीच सड़क पर रुक जाती है। वो फिर गर्दन घुमाकर बोलता है,
प्लीज मैम प्लीज उतर जाइए, आप गाड़ी से उतर जाइए। मैंने आपसे कहा ना, मैं यहाँ नहीं उतर सकती। दूसरी तरफ उसकी गाड़ी रुकी देखकर एक और पैसेंजर आ जाता है। ड्राइवर जल्दी चलो। सर आप पैसेंजर बोलता है, अरे भाई ये टैक्सी है ना, मुझे स्टेशन तक छोड़ दो, चलो जल्दी। और ये कहते ही वो गेट बंद कर लेता है गाड़ी का। ड्राइवर इस औरत को देखते हुए बोलता है, मगर क्या? अच्छा, गाड़ी में कोई और भी पहले से मौजूद है? मैम मुझे स्टेशन तक जाना है, जल्दी है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? पैसेंजर उस औरत से सर घुमाकर बोलने लगता है, नहीं, मुझे भी स्टेशन तक जाना है। ये ठीक है, अब हम दो हैं। टैक्सी ड्राइवर ये सोचकर खुश होता है, और ये चुड़ैल सिर्फ एक ही है। ओके 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 सर, मैं ले चलता हूँ, टैक्सी ड्राइवर खुशी से बोलता है। ड्राइवर उसे फिर से मिरर में देखता है। वो औरत फिर से घूंघट गिराए बड़बड़ा रही होती है। ड्राइवर के साथ ही पैसेंजर भी उसे ऐसा करते हुए देख रहा होता है। ड्राइवर पैसेंजर की तरफ झुककर बोलता है, अच्छा हुआ सर आप गाड़ी में आ गए। पैसेंजर भी उसकी तरफ झुककर बोलता है, ये औरत बड़ी अजीब है। हाँ सर, ये औरत बहुत ही अजीब है, अगर ये औरत ही है तो। ये सुनकर पैसेंजर अपना सर उससे दूर कर लेता है। मतलब क्या है तुम्हारा? ड्राइवर बोलता है, जबरदस्ती गाड़ी में बैठी है और पता नहीं कब से क्या क्या बड़बड़ा रही है, आप खुद देखिए। पैसेंजर भी ये सब देखकर परेशान होने लगता है। सर क्या आपने दो सर वाली चुड़ैल के बारे में सुना है? दो सर वाली चुड़ैल? पैसेंजर बोलता है, मतलब क्या है तुम्हारा? सर मैंने ना अभी अभी रेडियो पर सुना है दो सर वाली चुड़ैल का। अब तक 3 खून कर चुकी है हाईवे पर। लोगों ने उसके सर देखे हैं और कुछ नहीं देखा। ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए पूरी घटना उसे बताने लगता है जो उसने सुनी थी। और कुछ नहीं देखा सर। इस औरत का भी तो ये कहते के साथ ही ड्राइवर उसे आंखों से इशारे करने लगता है पीछे मुड़ के देखने का। पैसेंजर जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, उसे भी उस औरत की साड़ी के अंदर एक जूड़ा नजर आता है और पर्स भी, जिसके नीचे खून ही खून होता है। अचानक वो औरत बोलती है, आपकी गाड़ी क्यों धीमी हो गई, तेज चलाइए ना। ड्राइवर ये सुनते ही पसीना पसीना हो जाता है। इतनी ठंड में भी उसको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है। उसकी आवाज सुनकर, सुना आपने इसकी आवाज? अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो इसे अपनी गाड़ी से उतार दो। नहीं जाती ये गाड़ी से। रुको, मैं करता हूँ कोशिश। आपको इस गाड़ी से उतरना होगा, मैं नहीं उतरूंगी। वो औरत भी पैसेंजर को देखते हुए बोलती है, अगर आप नहीं उतरेंगी तो। पैसेंजर बिना उससे डरे अपना मुंह उसके करीब ले जाता है और कान में कुछ बोलने लगता है। क्या? नहीं, रोको, गाड़ी रोको। अचानक वो औरत अपना हाथ टैक्सी ड्राइवर के कंधे पर रखकर बोलती है, गाड़ी रोको, अभी के अभी गाड़ी रोको। ड्राइवर ये सुनकर खुशी से फौरन ब्रेक लगा देता है और वो औरत फौरन खौफजदा से गाड़ी से उतरकर चली जाती है। ये तो बड़ा ही अच्छा हुआ, ये औरत उतर गई। मगर भला ये औरत थी कौन? कब से बड़बड़ाई जा रही थी? ड्राइवर पैसेंजर से पूछने लगता है, ओहो, वो बड़बड़ाना नहीं था, ठीक से सुना नहीं तुमने शायद। वो पूजा पाठ वाली औरत थी, वो प्रार्थना कर रही थी। मगर उसके सर के पीछे और उसके पर्स के नीचे भी लाल रंग, ये तो पक्की निशानियां थी, उस चुड़ैल में कुछ तो था। पैसेंजर ड्राइवर से बोलने लगता है, दरअसल वो इसका नया हेयर स्टाइल था, उसने नकली बालों की विग लगा रखी थी। अच्छा, और वो लाल रंग? ये भी उस औरत के मेकअप का सामान था जो तुम्हें खौफ से खून दिख रहा था, पर खुशबू से पता चलता है कि वो मेकअप था। तो वो दो सर वाली चुड़ैल नहीं थी। ड्राइवर अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए बोलता है, खैर मैं भी इन बातों पर विश्वास नहीं करता,
मेरे दोस्त सुमित ने मुझे इतना डरा दिया। और फिर वो रेडियो पर भी अनाउंसमेंट हो रही थी। हाँ हाँ होता है, पैसेंजर उसकी बात में हाँ मिलाता है। लेकिन आप एक बात तो बताओ, आपने उसे ऐसा क्या कह दिया कि वो औरत गाड़ी से उतर गई और एकदम खौफजदा होकर भाग गई? बस मैंने उससे यही कहा कि इस गाड़ी से तुम्हें उतरना होगा क्योंकि मेरे खाने का वक्त हो गया है। अचानक वो पैसेंजर खौफनाक आवाज में 2 सर वाली चुड़ैल बन जाता है और उसकी तरफ अपने दोनों लंबे हाथ बढ़ाकर बोलती है, क्योंकि मैंने इस नौजवान ड्राइवर का खून पीना है। हाँ हाँ हाँ। फिर वो खौफनाक चुड़ैल गाड़ी से उतरकर जंगल की ओर चल देती है अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए।